हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज़ योगेश कर्क। तो ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रहा हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा ही ब्रेक हो गया बीच में। अब वीक एक वीडियो पहले आ रही थी, बट ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया इसके अंदर। तो आप लोगों का जो लास्ट लेक्चर था वो तो कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन हमने किया था, और उसके अंदर हम लोगों ने चार टाइप पढ़ी थी, ठीक है ना। वो बेसिक टाइप्स थी, बिल्कुल बेसिक टाइप थी। आज हम जो टाइप पढ़ने वाले हैं वो थोड़ी सी एडवांस हैं, उनमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग हमें लगाना होगा। जैसे कि हम एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स या ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन समझ लो, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा कि वो क्या चीज़ होगी। फिर दूसरा हम करेंगे थ्योरी ऑफ डिवीज़र्स, किसी नंबर के डिवीज़र की बात करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। कोई एक नंबर हमें गिवन है, उसके कितने डिवीज़र्स हो सकते हैं, किस किस तरह के डिवीज़र्स हो सकते हैं, तो उस पर कंसेप्ट आएगा। फिर एक आएगा फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स। हमें मतलब जो है एक सेट दिया हुआ होगा, तो उससे हम कैसे अलग अलग सबसेट क्रिएट कर सकते हैं, क्या लॉजिक वहाँ पे लगेगा, वो चीज़ पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में ये तीन चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो है आपका वो है ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स या क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। जैसे ना मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ कि अगर एक हमारे पास लेट्स से एन लाइंस हैं प्लेन में, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है कि देयर आर एन लाइंस, ठीक है, एन लाइंस, नो टू ऑफ देम आर पैरेलल। उनमें से कोई पैरेलल नहीं है आपस में, नो टू ऑफ देम आर पैरेलल, ठीक है। एंड नो थ्री आर कॉन्करेंट। मतलब कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है, तो देखो, नो थ्री आर कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब होता है दोस्तों कि अगर कोई, जैसे एन लाइंस की यहाँ बातें हो रही हैं, कोई तीन लाइन है, वो सेम पॉइंट से पास कर जाएं। पैरेलल तो नहीं है, लेकिन मान लो कोई तीन लाइन ऐसे ना सेम पॉइंट से पास कर रही हो, तो मतलब ये क्यों कहना चाह रहे हैं कि नो थ्री आर कॉन्करेंट, नो टू ऑफ देम आर पैरेलल। मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे होंगे। अगर जो एन लाइंस हैं, जैसे मान लो 20 लाइन है, उनमें से कोई भी दो पैरेलल नहीं है और वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, और कोई भी तीन एक पॉइंट से पास नहीं कर रही हैं, तो मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो सकते हैं। तो यहाँ भी क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि ये रिस्क ख़त्म हो गया कि कोई तीन लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर जाएंगे, नहीं, मैक्सिमम इंटरसेक्शन कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने बनेंगे, ये हमें दिमाग लगाना है। तो आप सोचो एक बार क्या हो रहा होगा। मैं आपके सामने ना फिगर को प्रॉपर्ली बनाता हूँ। प्रॉपर्ली क्या, बस तीसरी लाइन जो होगी वो ऐसे कट कर रही होगी, सपोज मैक्सिमम इंटरसेक्शन हो गया ना, तीनों आपस में कट कर रहे हैं। मतलब देखो क्या, जैसे L1 है, ये L2 है, ये L3 है, तो L1 L2 का इंटरसेक्शन भी आ रहा है, L2 L3 का भी आ रहा है, L3 L1 का भी आ रहा है, तो तीन आए ना इंटरसेक्शन पॉइंट। और अभी आपने सुना मैंने क्या बोला, L2 L1 का एक इंटरसेक्शन आया, L3 L1 का एक आया, L3 L2 का एक आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तीन में से कोई भी दो लाइन पिक कर रहा हूँ और उनसे एक इंटरसेक्शन पॉइंट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो बस यहाँ पे यही दिमाग लगाना है, तीन में से कोई भी दो पिक कर लिए, 3C2 3 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सोचो लॉजिकली। आप एन लाइन में से कोई भी दो लाइन पिक कर लो, आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन का, NC2। टोटल नंबर ऑफ सच इंटरसेक्शन पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, NC2। सिंपल, कुछ खास मुश्किल नहीं है। सेकेंड पॉइंटर पे आते हैं। अब अगर हमें पहले से पॉइंट्स गिवन हो और लाइंस की बात पूछी जाए, तब क्या होगा। मतलब देखो क्या, कि इफ देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, ठीक है, n पॉइंट्स भी हैं और लिखा हुआ है n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखो, दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन में लाई कर सकते हैं, बात होती है तीन पॉइंट की।
तो n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन, देन maximum number of lines, maximum lines that can be made. कितनी लाइंस बन सकती हैं मैक्सिमम? कोई सोचेगा इस बारे में? जैसे मैं आपके सामने एक रैंडमली फिगर बना लेता हूँ, और ना टू मेक इट इवन बेटर एक सर्कल की हेल्प से करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने सर्कल बनाया और मैंने इसमें ना 5 पॉइंट ले लिए, क्योंकि सर्कल पे ना कोई भी पॉइंट आप चूज़ करो वो नॉन कोलिनियर ही होते हैं। तो आपके सामने 5 पॉइंट चूज़ कर लिए मैंने, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ कितनी लाइंस बन सकती हैं, तो देखो जैसे मैं ना A1 A5 को ज्वाइन कर देता हूँ, A1 से A4 को, A1 से A3 को, A1 से A2 को। अब A1 का काम पूरा हो गया, तो A1 विल मूव आउट ऑफ द इक्वेशन। अब क्या होगा, जैसे कि A5 A1, तो एक तो A5 का तो ये है, A5 A4, A5 A3, A5 A2। अब A5 का भी काम ख़त्म। ये कुछ हैंडशेक प्रॉब्लम जो याद है आपको, वैसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप किसी एक से स्टार्ट कर रहे हो। इसको ऐसे भी तो समझ सकते हो कि यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, इन 5 में से कोई भी 2 पॉइंट पिक कर रहे हैं तो एक लाइन आ रही है, तो यहाँ भी सेम फंडा हो जाएगा। अगर आप इनको सबको ड्रॉ करके देखोगे, मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मतलब ड्राइंग कर देता हूँ। सो A4 A2, A4 A3, right, and last will be A3 A2. You can count them up, they will be 10. जो रेड थी 4, येलो थी 3, 4 3 7 2 9 1 10, सो दे आर टोटल 10 लाइन्स। 10 कुल मिला के लाइन आ गई, तो 5C2 की वजह से 10 हुआ। सिमिलरली यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, NC2। पर इसमें ना हम एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, एक पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, यही जो लिखा हुआ है वैसा ही कुछ लिखा हुआ हो, बट विद अ डिफरेंस। मैं आपको बताता हूँ क्या चाह रहा हूँ। हाँ, तो आप लोग देखिए कि अगर n पॉइंट्स हैं प्लेन में, ठीक है, n पॉइंट्स हैं प्लेन में, लेकिन वो जो n पॉइंट्स हैं वो ऐसा हो कि सबके सब ना कोलिनियर नहीं है। देखो n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच P आर कोलिनियर। मैं समझाता हूँ क्या चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो ज़्यादा ही अलग कर दिया, इससे अच्छा टाइप ही कर लेते। तो n पॉइंट्स ना प्लेन आउट ऑफ विच P आर कोलिनियर। P आर, थोड़ा आपको दिखने में इशू रहा होगा, पहले वाला तो हो गया ना, सेकेंड पॉइंट तो सब लोगों का। इफ दे आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन आउट ऑफ विच P आर कोलिनियर, तो तब क्या होगा, देन नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो जाएंगी। देखो तो अभी अभी समझना इसमें क्या होगा। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको भी। तो ना अपने पास एक ऐसे फिगर है, देखो 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे हैं और ना 3 पॉइंट ऐसे हैं। मतलब ये 3 पॉइंट जो है A1 A2 A3 ये तो सेम लाइन में हैं, और A4 A5 A6 A7 ये रैंडमली ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो अभी गिनती करें टोटल तो 7 आता है, तो हम सीधे अगर तपाक से आंसर बोल दें 7C2, तो वेदर विल इट बी राइट, 7C2 इज़ 21, राइट, 7C2 21 होगा। मैं इसको थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा कम कर देता हूँ, क्योंकि वो वरना हैवी हो जाएगा एक्सप्रेशन जो होगा। हाँ, तो अभी 6 हैं, तो आंसर क्या होना चाहिए, 6C2 यानी कि 15।
टोटल लाइन 15 बननी चाहिए। देखें ज़रा एक बार, देखते हैं। तो A4 A5 A5 A6 A4 A6, 3 तो ये बन गई है ना। फिर आप लोग देखो A4 A1 A4 A2 A4 A3, 3 ये बन गई। फिर आपका A5 A1, एक सेम लाइन नहीं है, अलग है, ठीक है ना। A5 A2, फिर A5 A3, अगेन ये कोलिनियर नहीं है, अलग लाइन है। फिर आपका A6 से बन सकती है A1 A6 A2 A6 A6 A3। तो अभी तक हम देख पा रहे हैं अपनी 12 लाइन कुल मिला के बन गई है ना, 12। और एक लाइन जो आप बना सकते हो वो है ये आपका, आप अगर A1 A2 A3 को ज्वाइन कर दोगे, आप मुझे इन 13 लाइन के अलावा और कोई लाइन बनती हुई दिखाइए या बताइए। कोई और है ही नहीं पॉसिबिलिटी। एक्चुअली हुआ क्या कि जो A1 A2 A2 A3 लाइन दे रही थी वो नहीं बन पाई। A1 A2 A2 A3 A1 A3, वो लाइन जो है वो एक रह गई सिर्फ। वो 3 होती पर वो एक रह गई। तो कुल मिला के मुद्दे की बात सिर्फ ये है कि जो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं वो जहाँ पे 3 लाइन दे रहे होते 3C2, वो नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ एक लाइन दे पाएंगे। तो अपना आंसर जो इस क्वेश्चन का होगा वो क्या हो जाएगा, 6C2 माइनस 3C2 प्लस 1, एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर n पॉइंट कोलिनियर हैं तो NC2, और n पॉइंट हमारे पास हैं प्लेन में, और उसमें से p कोलिनियर हैं तो NC2 माइनस PC2 प्लस 1। प्लस 1 सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जो p पॉइंट एक लाइन अप्लाई करेंगे उसको तो हम काउंट करेंगे। सो आंसर विल बी NC2 माइनस PC2 प्लस 1। आपके सामने यहाँ मैंने फिगर के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। तो पॉइंट्स की तो ये कहानी हो गई, पॉइंट्स की या लाइंस की। हम थोड़ा से आगे बढ़ते हैं बात से, और हम अब बात करते हैं ट्राइंगल की। अगर हमें ट्राइंगल्स की बात करनी हो तो देखो, जैसे सेकंड वाला पॉइंटर था ऐसे ही फोर्थ वाला पॉइंटर होगा कि हमारे पास n पॉइंट हैं। इफ देयर आर n पॉइंट्स देन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी NC3। बट लेट्स से इसमें हम फोर्थ, इसको ना फोर्थ ए बोल देते हैं और फोर्थ बी लिख देते हैं। इफ़ देयर आर n पॉइंट्स, है ना, आउट ऑफ विच p आर कोलिनियर, आउट ऑफ, ये समझ रहे हो पी NC3 क्यों आया। आप कोई भी 3 पॉइंट चूज करोगे तो उसमें से एक ट्राइंगल बन जाएगा। ऐसे क्वाड्रिलेटरल के लिए 4 करोगे, पेंटागन के लिए 5। तो हम लोग सिर्फ अपना अभी दायरा सिर्फ ट्राइंगल तक रख रहे हैं। तो इफ़ देयर आर n पॉइंट्स आउट ऑफ विच p आर कोलिनियर, देन नंबर ऑफ ट्राइंगल्स विल बी, तब ट्राइंगल्स कितने हो जाएंगे, तो तब ट्राइंगल्स हो जाएंगे NC3 माइनस PC3। क्या मतलब, देखो n टोटल पॉइंट्स थे, ठीक है। तो NC3 तो टोटल ट्राइंगल्स होने चाहिए, लेकिन उनमें से P जो है वो सेम लाइन प्लाई कर रहे हैं, वो सेम लाइन प्लाई कर रहे हैं तो वो कोई ट्राइंगल तो नहीं दे पाएंगे। तो माइनस PC3, यहाँ प्लस 1 भी नहीं करेंगे, नहीं, वो एक लाइन प्लाई कर रहे हैं, वो एक ट्राइंगल प्लाई नहीं कर रहे हैं। हमने पिछली बार प्लस 1 इसलिए किया था क्योंकि कम से कम एक लाइन तो मिल रही थी, पर यहाँ तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, NC3 माइनस PC3, ठीक है ना। हम डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्वेश्चन है मैं उसमें आपको डायग्राम के थ्रू ही समझा दूंगा। लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन ओनली। काफ़ी देर से थ्योरी चल रही है, उस क्वेश्चन को ही करते हैं पहले। ये आपका 2021 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसमें है क्या, पहले समझते हैं। इसमें ABBC एंड CA ऑफ ट्राइंगल ABC हैव, ये इंटीरियर पॉइंट्स का मतलब ना उसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। पढ़कर ऐसा लगता है कि इंटीरियर का मतलब अंदर कुछ होगा, अंदर की बात नहीं है कि ये है ऑन द ट्राइंगल, है ना। तो देखो आप लोग, ये रहा आपका ट्राइंगल, ठीक है। ये ABC, तो AB पे है 3 पॉइंट, BC पे है 5 पॉइंट, CA पे है 6 पॉइंट,
तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दीज पॉइंट्स एज वर्टिसेस, तो टोटल कितने हैं ये 3 और आपका 6, 9 और 5 14, 14। तो अपने हिसाब से आंसर 14C3 होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे क्या दिमाग लगाएंगे, जो ये 3 पॉइंट एक ट्राइंगल पे लाई कर रहे हैं, क्या ये कोई 3 पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्या ये कोई ट्राइंगल देंगे? नहीं। तो ये इनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनने वाला, तो -3C3। जो ये ब्लू पॉइंट हैं, क्या ये कोई ट्राइंगल देंगे? नहीं, तो -6C3। क्या ये ग्रीन पॉइंट, सॉरी, क्या ये ग्रीन पॉइंट कोई ट्राइंगल देंगे? ग्रीन पॉइंट जो एक लाइन प्लाई कर रहे हैं, नहीं। 5 पॉइंट हैं, ये कोई ट्राइंगल नहीं देंगे, तो -5C3। अब इसको कैलकुलेट कर लो पूरे को, तो 14C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका? 14 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, मतलब ये कैलकुलेशन करनी है। 6 फैक्टोरियल सॉरी 14 फैक्टोरियल बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 14 11 12, क्या बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, 14 13 12 अपॉन 6, -3C3 इज -1, -6C3 इज 20, 5C3 इज 10। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 14 इंटू 13 इंटू 2 है ना, तो 14 इंटू 26 एंड दैट विल बी आपका 400 -36 एंड -31, तो आपका ये हो जाएगा 333। ठीक है ना, कैलकुलेशन करके 333 विल बी द आंसर। तो ये दिमाग इसमें लगाना था। ठीक है, उस आइडिया पे बेस्ड क्वेश्चन हमने कर लिया है। हमारा जो इसके बाद पॉइंट आएगा, 4th पॉइंट अपना हो गया है। एक और चीज़ है डायगोनल्स वाला आइडिया, वो हम एक अगेन एक क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। मैं आपको एक और पॉइंट जो लिखवाऊंगा वो है नंबर ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना। तो समझिए क्या है, इफ देयर इज बोलना चाहिए, वन सेट ऑफ m पैरेलल लाइंस, ठीक है, if there is one set of m parallel lines and another set of n parallel lines, ठीक है, then total number of parallelograms will be MC2 इंटू NC2। क्यों, कैसे? देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। ये अपने पास L1 L2 L3, ये 3 पैरेलल लाइंस हो गई। ठीक है, ये आपका तीन एक और सेट हो गया, M1 M2 M3। आप देखो पैरेललोग्राम कैसे कैसे बन सकते हैं। एक तो ये जो 4 आप देख पा रहे तो हैं ही, इसके अलावा ऐसे भी तो बन रहे होंगे, जैसे कि ये एक पैरेललोग्राम हो गया, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, और जो बड़े वाला है वो 5वां हो गया। तो 5 हम लोग ऐसे और पैरेललोग्राम देख पा रहे हैं इन 4 के अलावा। 4 + 5 9। पता है हुआ क्या है एक्चुअली? अगर आप इसको ध्यान से समझो हुआ क्या है, पूरे प्रोसेस को समझते हैं एक बार ढंग से कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्यों ये 9 आया। ठीक है, देखो आप लोग, हम कर क्या रहे हैं, हम अगर इन 3 पैरेलल लाइंस जो है L1 L2 L3, इनमें से कोई भी 2 चूज़ कर लो, ये दोनों चूज़ कर ली, और M1 M2 M3 इनमें से भी कोई 2 चूज़ कर लो, M1 M3। तो M1 M3 और L1 L2 के इंटरसेक्शन से कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा? ये वाला। तो देख लो ऐसा ही तो है। आप इन दो सेट में से इस सेट में से, वाइट वाले सेट में से कोई 2 चूज़ कर लो, और रेड वाले सेट में से भी कोई 2 चूज़ कर लो, तो उससे आप, और 4 हमारे पास कुल मिला के 4 लाइन चूज़ हो जाएंगी।
उन 4 पॉइंट की कॉम्बिनेशन से एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो क्लियर है, इसमें कुछ बहुत खतरनाक चीज़ नहीं है। पर अगेन इसमें बेस्ड क्वेश्चन जो है एक आया हुआ है 2005 IIT जेई में, वो इतना आसान नहीं है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो ज़रा उसको देखते हैं एक बार, ठीक है ना। उसके अलावा जो सवाल हैं वो आसान से हैं, वो सवाल बड़ा अच्छा सा है। सो लेट्स डिस्कस दैट क्वेश्चन। ये रहा वो क्वेश्चन। ये मैं ही रख रहा हूँ क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाओ। अभी आई होप आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा नीचे का पार्ट नहीं दिख रहा होगा, वो एनीवेज कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो देयर इज रेक्टेंगुलर शीट ऑफ डायमेंशन 2m-1 इंटू 2n-1, मतलब लेंथ की बात हो रही है ना। हाँ, तो देखिए इसमें ना डायमेंशन की बात कैसे हो रही है, 2m-1 इंटू 2n-1, मतलब सपोज 9 इंटू 9 लेंथ है, जैसे ये 1 यूनिट, ये दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, तो 2m-1 यूनिट। आप एक चीज़ देख रहे हो, 1 2 3 यूनिट में हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस कितनी खिंच गई, 1 2 3 4। तो 2m-1 यूनिट में कुल मिला के वर्टिकल लाइंस कितनी होंगी, फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये लाइन कैसी हो जाएगी 2mth। सिमिलरली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उसमें क्या हो रहा होगा, ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, ये सेकंड हॉरिजॉन्टल, और ये कौन से नंबर की हॉरिजॉन्टल होगी, 2nth नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह की चीज़ हो रही होगी। तो स्क्वायर्स में डिवाइड किया हुआ है यूनिट एरिया के, ठीक है, बाय ड्राइंग लाइन परपेंडिकुलर टू दी साइड्स। तो हाँ, इस लाइंस ड्रॉ करके फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैविंग साइड्स ऑफ ऑड यूनिट लेंथ। ऑड यूनिट लेंथ, पहले तो अपने मन में इस बात को क्लियर करिए कि रेक्टेंगल जो होते हैं उसमें स्क्वायर्स आते हैं। बहुत बच्चे तो इसी कन्फ्यूजन में पड़े रह जाते हैं कि भाई रेक्टेंगल्स का मतलब हो गया नॉन स्क्वायर्स। नो, रेक्टेंगल इज़ अ बिगर यूनिट। रेक्टेंगल में स्क्वायर्स आते हैं, रोम्बस में भी स्क्वायर्स आते हैं, और रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं। इस बात को बिल्कुल कट क्लियर रखिए। हाँ, अगर आपको स्क्वायर बोला होता तो स्पेसिफिकली आपको सिर्फ ऑड यूनिट लेंथ के ऐसे रेक्टेंगल्स देखने होते हैं जिनके लेंथ ब्रेथ दोनों बराबर होते हैं, पर यहाँ इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ बराबर हो भी सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते। पर क्वेश्चन तब भी अच्छा है, ऑड यूनिट लेंथ कैसे हम इंश्योर करें। अगर सिर्फ रेक्टेंगल्स पूछा हुआ होता तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होता, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पैरेललोग्राम बनेंगे इन पैरेलल लाइंस के सेट से वो रेक्टेंगल ही होंगे। तो उस हिसाब से आंसर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर उन्होंने पूछा हुआ था सिर्फ, और नॉट दे हैव नॉट गिवन दिस थिंग, देन इट वाज वेरी इजी। आपको बस क्या करना था, वहाँ पे कितनी लाइन्स है 2m, उनमें से कोई भी 2 चूज़ कर लो, इंटू 2n, उनमें से भी कोई भी 2 चूज़ कर लो। बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन, दे हैव नॉट आस्क्ड दिस थिंग। इसमें क्या होगा, इसमें अलग अलग तरह के रेक्टेंगल्स आएंगे। इसमें ऐसे रेक्टेंगल्स भी आएंगे जिसके अंदर लेंथ इवन है, ब्रेथ ऑड है, वाइस वर्सा। इसमें इवन, प्योरली इवन लेंथ के रेक्टेंगल्स भी आ जाएंगे, और इसमें प्योरली ऑड यूनिट लेंथ के रेक्टेंगल्स भी आ जाएंगे। तो ना कैटेगराइजेशन करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा, सिमेट्रिकली सोच पाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर कि कितने हम लोग कैसे डिवीज़न करेंगे, तो यहाँ पर हम दिमाग लगाते हैं कि कैसे हम ऑड यूनिट लेंथ इंश्योर कर सकते हैं। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं, मान लो मैंने इसमें से फर्स्ट लाइन चूज़ कर ली, पहली लाइन, और फिर दूसरी लाइन चूज़ कर ली, तो ऐसा करने से मेरा जो एक गैप बना वो कितना बना, 1 यूनिट का। आपको लग रहा होगा तो वेग है, आपने ऐसे पहली बार में चूज़ कर लिया, इसमें कौन सी नई बात हुई। चलो ठीक है, मैं सेकंड लाइन चूज़ नहीं करता, मान लो मैं फोर्थ लाइन चूज़ करता, अब भी क्या होता, ऑड यूनिट लेंथ यहाँ पे हो जाती है 3 यूनिट। अगर मैं 2nth करता ना, 2mth, तो भी गैप कितना हो जाता, 2m-1। यानी एक बात समझ सकते हैं हम, और चलो चलो अगर अभी अभी क्लिक नहीं हुई है तो एक और चीज़ समझाता हूँ। फर्स्ट लाइन चूज़ नहीं करता, सपोज मैं चूज़ करता सेकंड लाइन, अब मैं या तो थर्ड लाइन चूज़ करूँ, या फिर फिफ्थ चूज़ करूँ, या फिर 2m-1 करूँ। अगर मैं थर्ड करूँगा तो 1 यूनिट का गैप आ जाएगा, फिफ्थ करूँगा तो 3 यूनिट का गैप आ जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट वी आर डूइंग। हम जो हमारे पास 2m लाइन्स थी वर्टिकल, इनमें भी क्या है कि m तो है इवन पोजीशन वाली, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, ऐसे। और m जो है वो कैसी है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, 2m-1th।
ये कैसी हैं, ऑड नंबर की। हम कोई एक तो ऑड नंबर वाली चूज़ कर रहे हैं और कोई एक इवन नंबर वाली चूज़ कर रहे हैं। सिंपल। मतलब जैसे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, 2m-1, जो ये m ऑड यूनिट, ऑड प्लेस पर हैं, इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लो। और सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ या 2mth, ऐसी m जो लाइंस हैं इवन पोजीशन वाली, इनमें से कोई एक चूज़ कर लो। ऐसा करने से जैसे ऐसी फिगर बन जाएगी, सेकंड और थर्ड ये चूज़ कर लिया, तो ये गैप 1 यूनिट का हो गया, ऑड यूनिट का हो गया। पर अभी कुछ बना नहीं है, तो एक दो लाइंस का ऐसे कलेक्शन आ गया वर्टिकल। वी हैव टू ऑल्सो टेक सेम कलेक्शन इन हॉरिजॉन्टल मैनर। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल में भी सेम दिमाग लगाएंगे, सेम अप्रोच, सेम आइडिया। विल टेक either like first, third, fifth, seventh and 2n-1th, they are the odd position lines, and second, fourth, sixth, eighth, they are the even position lines. तो हम जो ये ऑड पोजिशन लाइंस हैं n, इनमें से कोई एक लाइन चूज़ करेंगे और जो इवन पोजिशन लाइन है उनमें से भी कोई एक चूज़ करेंगे। डूइंग सो व्हाट विल हैपन कि जैसे मान लो मैंने सेकंड चूज़ कर ली और मैंने फिर चूज़ कर ली थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये जो आप देख पा रहे हो रेक्टेंगल कैसा बन गया है, इसकी लेंथ है 1 यूनिट और इसकी ब्रेथ है 3 यूनिट। अपना काम हो गया। MC1 इंटू MC1 m स्क्वायर, NC1 इंटू NC1 n स्क्वायर, सो द आंसर विल बी m स्क्वायर n स्क्वायर। इट वॉज अ प्रेटी गुड क्वेश्चन। जब ये आया होगा एग्जाम के अंदर, बहुत डिफिकल्ट रहा होगा सोच पाना। तो हमने मेजोरिटी ऑफ आइडियाज़ कर लिए हैं, बट ऑब्वियसली वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस एज वेल। एक दो क्वेश्चन भी कर लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी अभी हम करते हैं, ठीक है। तो अपना तब ये ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। इसका मेजर थ्योरी वाला पोर्शन हो चुका है। एक क्वेश्चन भी कह सकते हो, वो थ्योरी भी कह सकते हो उसको। थ्योरी से मतलब उसके बाद वो क्वेश्चन कितने हैं, तो बड़ा मज़ेदार चीज़ है। देखो यहाँ पर आप लोग 2014 में जे एडवांस में एक सवाल आया था कि भाई हमारे पास ना एक सर्कल पे हमने n पॉइंट ले लिए और हर पेयर को हमने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन किया और कलर किया ऐसे, जैसे जो एडजेसेंट पॉइंट्स हैं उनको ब्लू कलर से ज्वाइन किया और जो बचे हैं उनको रेड से। तो नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइन सेगमेंट्स आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ n इज। ठीक है, पर मैं आपको ये सवाल नहीं करवा के ना, मैं आपको इस तरह का एक सवाल और करवाता हूँ। आप ये क्वेश्चन देखो, तो एक n की वैल्यू जो है वो 2 से बड़ी है और ये n इंटीजर है। तो एक मेट्रो स्टेशन है, उसमें n मेट्रो स्टेशन है शहर में और वो सर्कुलर पाथ पे लोकेटेड है। ईच पेयर ऑफ स्टेशन कनेक्टेड बाय स्ट्रेट ट्रैक ओनली, और जो नियरेस्ट स्टेशन हैं वो ब्लू लाइन से कनेक्ट किए हुए हैं और जो बचे हुए स्टेशन हैं उनको रेड लाइन से कनेक्ट किए हैं। वैसे दिल्ली वाले लोगों के लिए रेड लाइन और ब्लू लाइन का मतलब कुछ और होता है, वो तो अलग अलग जो आपका लोकेशन पर मेट्रोज़ हैं उसके हिसाब से नाम किया हुआ है, अलग अलग जो रूट पर हैं। बट एनीवेज यहाँ पर क्या है, जो नियरेस्ट स्टेशन हैं उनको ब्लू लाइन से ज्वाइन किया हुआ है और जो नियरेस्ट नहीं हैं उनको रेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। तो नंबर ऑफ रेड लाइन्स इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइन्स, देन द वैल्यू ऑफ n इज। समझने के लिए एक फिगर बनाते हैं, बेहतर समझ में आएगा। सो लेट्स ड्रॉ अ फिगर। एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और इस पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, A1, A2, A3, A4, दिस इज AN, ऐसा AN-1 इस तरीके से है। ऐसे मैंने रेड कलर से ले लिया, लेकिन चलो खैर, समझने की बात ये है कि जो पास में है स्टेशन उनको ब्लू कलर से ज्वाइन किया हुआ है, ये ऐसे A1, A2, A2, A3, A3, A4 इस तरीके से ब्लू लाइन से ज्वाइन किया हुआ है। और जो दूर दूर हैं उनको रेड लाइन से ज्वाइन किया हुआ है, जैसे कि A1, A3, A1, A4 है ना, A1, AN-1 इस तरीके से। तो अभी एक बात समझो, सभी रेड और ब्लू दोनों का सम क्या होगा। हमें एक बात, तो ब्लू लाइंस कितनी होंगी वैसे बताओ, ब्लू लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ साइड्स के बराबर। ये ऐसा कुछ हो गया ना कि एक तरीके का ये क्या होगा, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन, जिसमें कि जो ये ब्लू लाइंस हैं ये क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ साइड्स, जो कि यहाँ पे कितनी है, n। और रेड लाइंस क्या हो जाएंगी,
इसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ डायगनल्स। आपको फील नहीं हो रहा होगा कि A1 A3 डायगनल हो सकता है, पर एवरी अदर थिंग एक्सेप्ट फॉर साइड इज अ डायगनल। तो रेड लाइन्स क्या हो गए? नंबर ऑफ डायगनल्स। नंबर ऑफ डायगनल्स। तो ये अपना रेड लाइन का कंसेप्ट भी हो गया और ब्लू लाइन का कंसेप्ट भी हो गया। अब एक बात समझो, इन दोनों का सम मिलाकर क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा नहीं है कि अपने पास n पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, तो उनमें टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो बन सकती हैं वो इन दोनों का सम होना चाहिए। कहने का मतलब है इन दोनों का जो सम है वो होना चाहिए, मतलब सम ऑफ रेड लाइंस प्लस प्लस ब्लू लाइंस इज टोटल नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ब्लू लाइंस कितनी होंगी? n। रेड लाइंस कितनी है? इसमें दिया हुआ है नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस, सो दैट विल बी 99n। दियर सम शुड बी इक्वल टू व्हाट? भाई आपके पास n पॉइंट्स हैं नॉन कोलिनियर, उनमें टोटल लाइंस कितनी बन सकती हैं? NC2। सो दिस इज इट। इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग और इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। तो n प्लस 99n 100n इज इक्वल टू NC2। आई वुड से कि आप NC2 भी याद रखो यार, n इंटू n माइनस 1/2। अब n जीरो तो नहीं हो सकता है, क्यों? n जीरो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि डेट विल नॉट मेक सेंस। तो n कट कर दिया ऐसे, बस यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 201। ये आपका 2020 जेई मेंस में आया था। अब है ना, आप एक सवाल देखो, यही जिसकी मैं भी बात कर रहा था, डिट्टो सेम क्वेश्चन 2014 जेई एडवांस। ये हमें क्या सिखाता है ये बात? कि जेई एडवांस के क्वेश्चंस जेई मेंस में रिपीट होते हैं, कुछ डाटा चेंज करके, वैल्यू चेंज करके, बट होते हैं। यहाँ पर सेम कहानी है बच्चों, बल्कि इसमें काम आसान है। इसमें कोई लैंग्वेज का तामझाम नहीं है, सिंपल एन पॉइंट्स है सर्कल पे, जॉइन किया है। इसमें क्या है, जो पड़ोसी पॉइंट उनको ब्लू से और बचे हुए को रेड से, ऐसे ही करना था। इसमें इस बार क्या है, नंबर ऑफ रेड एंड ब्लू लाइंस आर इक्वल। तो देखो ना, इसमें क्या होगा कि ब्लू लाइंस तो कितनी हो जाएंगी फिर से? ब्लू लाइंस तो आपका एन ही होंगी, ब्लू लाइंस तो एन ही होंगी। मुद्दे की बात यह है कि रेड लाइंस हमें पता नहीं कितनी है। नंबर ऑफ रेड लाइंस को भी हम लोग अब जब दिया ही है, नंबर ऑफ रेड लाइंस एंड ब्लू लाइंस आर इक्वल, तो ये भी एन है। तो इस बार एन प्लस एन टोटल लाइंस वो किसके बराबर होंगी? NC2। भाई एन प्लस एन तो NC2 के बराबर क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो वर्टेक्स होंगे अपने वो एन है, तो उनमें बनने वाले कितनी अलग अलग लाइंस होंगी? NC2। उसमें कुछ साइड्स होंगी जो कि ब्लू लाइंस होंगी और डायगनल्स होंगी जो कि रेड लाइंस होंगी। तो n प्लस एन इज इक्वल टू NC2। इसको आप आराम से सॉल्व करिएगा, इससे आराम से आपकी जो वैल्यू है इनकी वो कितनी आ जाएगी? आई थिंक एन की वैल्यू आ जाएगी इससे 5। ठीक है, सिंपल है। 5 से 2 10 हो गया और 5 + 5 भी 10 होता है। सिंपल क्वेश्चन। इस पर बेस्ड आई थिंक एक आपका सवाल, ये तो ट्राइंगल के ऊपर है, ट्राइंगल वाला भी करते हैं पहले। नंबर ऑफ डायगनल्स इन एन ऑक्टागन, तो 8C2 में से आप 8 घटा दोगे, डायगनल्स आ जाएंगे। तो ये आसान है सवाल है ना, ये भी आई थिंक आपका किसी एग्जाम में, हाँ ये तो पर किसी खास बड़े एग्जाम में नहीं आया। देखिए 2019 जेई मेंस में सेम आइडिया पे सवाल आ चुका है पहले फिर से, कि भाई टॉप जो पिलर को उसको कनेक्ट किया, जो नॉन एडजेसेंट पिलर्स हैं। देखो, इफ द टॉप ऑफ ईच पिलर हैज़ बीन कनेक्टेड बाय बीम्स विद टॉप ऑफ, वी हैव 20 पिलर्स ऑफ सेम हाइट, और टॉप ऑफ ईच पिलर हैज़ बीन कनेक्टेड बाय बीम्स विद टॉप ऑफ ऑल इट्स नॉन एडजेसेंट पिलर्स। तो नॉन एडजेसेंट को सिर्फ ज्वाइन किया है, एडजेसेंट को नहीं। जो ऐसे एडजेसेंट है वो n होंगे, टोटल NC2 होंगे, उनमें से n घटा दो तो उतनी बीम्स आ जाएंगी। सिंपल है। तो यही यही कुछ सवाल हैं, ये कुछ और सवाल जो हैं बचे हुए ये भी हम करते हैं। ठीक है, ये सवाल करते हैं पहले। ये आपका जेई मेंस में भी आया हुआ, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ये स्क्रीनिंग IIT जेई में आया हुआ है, तो उसको करते हैं क्वेश्चन को। सो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो इसमें क्या है कि TN बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ट्राइंगल्स फॉर्म बाय जॉइनिंग वर्टिसेस ऑफ एन n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। जैसा भी वो क्वेश्चन था, तो ना देखो, n साइडेड रेगुलर पॉलीगन का कुछ खतरनाक मतलब नहीं है, बस सिंपल सी बात है कि n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, दैट्स इट। तो TN क्या हो जाएगा? NC3 ऑब्वियसली। भाई तुम्हारे पास n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तुम इसमें से कितने ट्राइंगल्स बना सकते हो? NC3।
और Tn+1 अगर पॉइंट्स हुए तो n+1 C3। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना है कि n+1 C3 माइनस NC3 इज इक्वल टू 10। और मैं आपको साफ कहूँगा, आप एग्जाम में बैठे हुए डोंट गो बाय दी प्रॉपर कैलकुलेशन, जस्ट यूज़ द ऑप्शंस। और इतना मुश्किल नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग ये बहुत मुश्किल नहीं होगा। वैसे हाँ, ऑप्शंस तो खैर बड़े बड़े इसमें दिए हुए हैं, तो शायद भारी पड़ सकता है, बट अगर आप सिर्फ 5 को ट्राई करके देखो, क्योंकि 5 सबसे छोटा है और ना छोटे गैप में डिफरेंस भी छोटा रहेगा छोटे वैल्यू के लिए। इनफैक्ट 5 विल सेटिस्फाई दिस। 6C3 होता है 20 और 5C3 होता है 10, दोनों का डिफरेंस आ गया 10, खत्म। तो आपको लग रहा होगा कि मतलब अगर एग्जाम में, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, सॉल्व भी कर लेंगे फिर अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो। बट आप अपना टाइम ऐसे बचा सकते हो। तो ये हो गया। और अपने पास हाँ एक सवाल ही देखो, एक तो ये हमें देखना है, ये एग्जाम्पल 19, दिस इज़ फ्रॉम एग्जाम्पलर। एंड एक और चीज़ आपको बताई थी कि मैंने ये सोचा है कि जो जितने भी टॉपिक्स की मैं वीडियोस बनाऊँ ऐसे, जैसे मैंने परमिटेशन कॉम्बिनेशन के साथ किया है, तो ऐसे एक यहाँ चल रहा है इसके साथ। तो कोशिश ये रखी जाए कि हम ग्राउंडेड रहें, मतलब हम NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस रखें, उसके हिसाब से चीज़ों को चलाएं। हालांकि उसके अलावा हमें करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ NCERT एग्जाम्पलर करने से मेंस एडवांस का काम नहीं चलेगा। बट आप ये समझ लो कि मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है वो NCERT एग्जाम्पलर से कवर हो सकता है, तो हम बेस उसको बना के चलेंगे, जिससे अधिकतर सब लोग, आप जितने स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है, वो सब रिलेट कर पाए। आपके पास इस क्वेश्चन में क्या है कि 3 स्ट्रेट लाइनों की पैरेलल हैं, है ना, ऐसी फिगर है। देखो, वी हैव 3 स्ट्रेट लाइन्स, पहली स्ट्रेट लाइन, दूसरी स्ट्रेट लाइन, तीसरी स्ट्रेट लाइन। तो ना पहली लाइन जो है उस पर कितने पॉइंट्स हैं, M पॉइंट्स, ऐसे A1 से लेकर AM पॉइंट। दूसरी लाइन जो है उस पर कितने पॉइंट्स हैं, K पॉइंट्स, सॉरी N पॉइंट्स, B1 से लेकर BN तक पॉइंट्स हैं। और तीसरी जो लाइन है उस पर पॉइंट्स हैं C1 से लेकर CK तक। तो ऐसे अपने पास इस तरह की सिचुएशन है। अभी ना हमको बोला हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म विद द वर्टिसेस एट दीज पॉइंट्स। ये M पॉइंट्स हैं, ये N पॉइंट्स हैं, K पॉइंट्स हैं। टोटल M+N+K पॉइंट्स हो गए। तो M+N+K C3, इनमें से कोई भी 3 पॉइंट चूज करोगे तो एक ट्राइंगल बनेगा। तो M+N+K C3। बट पंगा क्या है, क्या ये M पॉइंट कोई ट्राइंगल देंगे, नहीं, तो -MC3। क्या ये N पॉइंट कोई ट्राइंगल देंगे, नहीं, तो -NC3। क्या ये K पॉइंट कोई ट्राइंगल देंगे, नहीं, तो ये -KC3। सिंपल, बी ऑप्शन इसका आंसर हो गया। बस एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपना जो है अगले पार्ट पे प्रोसीड कर जाएंगे। तो सिंपल सा है। हाँ, मुझे आपको ये क्वेश्चन करवाना है। तो देखो आप लोग, इसमें क्या है, एक रेक्टेंगल है और उसके इंटीरियर, मतलब फिर से वही उस पे लाई करने वाले पॉइंट्स की बात हो रही है, ठीक है। अल्फा be the number of triangles having these points from different sides as vertices, and beta be the number of quadrilaterals having these points from different sides as vertices। देखो आप लोग क्या होगा इसमें, एक रेक्टेंगल है ABCD, थोड़ा हाइड हो रहा होगा, मैं इसकी लेबलिंग कर देता हूँ, उसके बाद स्क्रॉल अप कर दूंगा। तो ये ABCD अपने पास जो है, तो इस पे पॉइंट है 5, 1 2 3 4 5। BC पे पॉइंट है 7, 1 2 3 4 5 6 7। CD पे पॉइंट है 6, 1 2 3 4 5 6। AD पे पॉइंट है 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ना अब देखो क्या है, अल्फा बी द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैविंग दीज पॉइंट्स फ्रॉम डिफरेंट साइड्स एज वर्टिसेस। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब है कुछ इस तरह का ट्राइंगल। जैसे रेड कलर का एक ट्राइंगल ये रहा, रेड कलर का दूसरा ट्राइंगल ऐसा हो सकता है, सॉरी, कैसा भी बना लो, मतलब कहने का मतलब जैसे एक ABC चूज़ कर लिया, AD से चूज़ कर लिया, DC से चूज़ कर लिया एक पॉइंट, 3 पॉइंट चूज़ किया, एक ट्राइंगल बन गया। एक तो इस तरह के ट्राइंगल, या फिर ऐसे ट्राइंगल, देखो ऐसे, इससे चूज़ किया कोई पॉइंट, इससे चूज़ किया, और फिर BC से कर लिया एक पॉइंट चूज़, ठीक है।
ए बी से, ए डी से, बी सी से। या फिर ऐसा कि हमने ए बी से चूज़ किया एक पॉइंट, फिर डी सी से किया एक पॉइंट चूज़, फिर बी सी से कर लिया एक पॉइंट चूज़, ऐसा। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी, ऐसे कुछ कि हमने ना एक तो पॉइंट चूज़ किया ए डी से, एक बी सी से और एक सी डी से। पिंक कलर का जो ट्राइंगल आप देख रहे हो, तो रेड कलर के मैंने जानबूझ के 2 बनाए हैं, वाइट कलर का एक है, ब्लू कलर का एक है, पिंक कलर का एक है। चारों जो तरह के ट्राइंगल्स है, रेड, ब्लू, वाइट, पिंक, इसमें 3 कोई भी पहले साइड पिक की हैं, फिर वहाँ पे पॉइंट्स की बातें हुई हैं। पर हम 4C3 नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं बोलेंगे 4C3, क्योंकि सब में अलग अलग सिनेरियोज हुए हैं। मैं समझाता हूँ कहना क्या चाह रहा हूँ। जो रेड वाला केस था उसमें क्या था, हमने ए बी में से एक चूज़ किया पॉइंट, 5 में से एक पॉइंट चूज़ किया, ए डी में से एक चूज़ किया, 9 में से एक चूज़ किया, और फिर हमने क्या किया, सी डी में से एक चूज़ किया, 6 में से एक चूज़ किया। ये था पहला केस। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं 5 × 9 × 6। फिर क्या होगा वाइट वाले में कि हम लोग जो ये 5 पॉइंट थे इनमें से कोई एक चूज़ किया ए बी पे, और ए डी जो है उसमें 9 पॉइंट है, उसमें से कोई एक चूज़ किया 9, और जो बी सी है उस पर 7 थे, हाँ 7, तो उनमें से कोई एक चूज़ किया 7। तो ये 5 × 9 × 7, ठीक है। कैलकुलेशन लास्ट में कर लेंगे। जो आपका ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं वो कैसे हैं, ब्लू वाले ट्राइंगल्स कैसे हैं, 5 में से एक चूज़ किया, सी डी पे कितने हैं, 6 में से कोई एक चूज़ किया, और बी सी पे कितने हैं, 7 में से कोई एक चूज़ किया। और पिंक कलर के ट्राइंगल कैसे हैं, पिंक कलर वाले, तो देखो पिंक कलर वाले में क्या है कि हमारे पास जो है बी सी, ए डी पे 9 पॉइंट थे, 9 में से कोई एक चूज़ किया, सी डी पे 6 पॉइंट, उनमें से कोई एक चूज़ किया, बी सी पे 7 पॉइंट, उनमें से कोई एक चूज़ किया। इन चारों को अब हमें करना है ऐड। नाउ एडिशन इज़ नॉट दैट ईजी, तो यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, जैसे कैलकुलेट कर लें पहले या लास्ट में ऐड करें, तो कैसे भी चल सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इन दोनों को ऐड किया तो उसमें 5 × 7 35 निकाल लिया अलग, और 9 + 6 ये हो गया है ना, सो दिस इज़ 35 × 15। ऐसे इन दोनों को ऐड करने में जो है क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करने में 54 × 12, वो मैं ऐसे कह रहा हूँ, 9 × 6 कॉमन ले लिया। तो अब इन दोनों को पूरे को ऐड करना है। कुछ बहुत खास ऐसा खतरनाक तो नहीं हो रहा है ना, कुछ निकल पाएगा कैलकुलेशन में, 3 मैक्सिमम निकल पाएगा, ऐसे 5 तो कुछ निकल नहीं पाएगा। तो ऐसे कॉमन तो लेने का मतलब नहीं, पूरा कैलकुलेट करना ही लास्ट चॉइस बचती है। तो 54 × 12 जो है वो आपका हो जाएगा 558 आई थिंक, 108, और फिर 54, नहीं सॉरी 648, और 35 × 15 कितना हो जाएगा आपका, तो ये आपका हो जाएगा 525, और इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 1173। तो हम लोग सीधे मार्क कर देंगे आंसर 1173, बिल्कुल गलत हो जाएगा अपना एग्जाम में। भाई 1173 तो सिर्फ अभी अल्फ़ा की वैल्यू आई है, क्वेश्चन पूरा तो पढ़ लो। बीटा बी द नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, पहले क्वाड्रिलेटरल निकालो बीटा, उसके बाद उसको बीटा में से अल्फ़ा हटाओ। अब क्वाड्रिलेटरल की तो बहुत सिंपल होगा, आपको 4 साइड चूज़ करनी होंगी और 4 ही साइड हैं। तो बस क्या करो, जैसे ए बी में से एक पॉइंट चूज़ किया, ए बी पे है 5 पॉइंट, इनमें से कोई एक चूज़ कर लिया। सी डी पे कितने थे, अगले वाले पे 9 पॉइंट, उनमें से कोई एक चूज़ कर लिया। उससे अगले पे थे 6 पॉइंट, उनमें से कोई एक चूज़ कर लिया। उससे अगले पे थे 7 पॉइंट, उनमें से कोई एक चूज़ कर लिया। ये आपका नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा। ऐसे आपके अलग अलग क्वाड्रिलेटरल बन जाएंगे। कैलकुलेट करो इसको, 5 × 9 × 6 × 7, 45 × 6 कितना हो गया आपका 270, 270 × 7 कितना हो गया आपका 1890। तो अल्फ़ा 1890 है, बीटा 1173 है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 पे एंडिंग कुछ आंसर आएगा। देखते हैं ऑप्शन में किस में 7 पे एंडिंग है, सिर्फ एक पे 717, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये अपना ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट पूरा हो गया है। ज्योमेट्रिकल वाले पार्ट में यही चीज़ें थी जो मुझे आपको सिखानी थी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नंबर ऑफ डिविजर्स वाला पार्ट, या थ्योरी ऑफ डिविजर्स इसको बोल सकते हैं। ये टॉपिक है थ्योरी ऑफ डिविजर्स, ठीक है। यहाँ पे ना थ्योरी में एक गलत लिखा हुआ है, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। ये पहले तो ये आया कैसे रिजल्ट,
इसके दो रिजल्ट बड़े अच्छे अच्छे से हैं, तो वो हम समझते हैं पहले तो, ठीक है ना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी। तो आप लोग देखो इसमें क्या होगा। जैसे हमने नंबर लिया 24, 24 को फैक्टराइज करते हैं ना, तो 24 क्या होगा आपका 8 × 3, तो 2³ × 3⁻1। तो अगर हमें इसके अभी टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालने हैं, अलग अलग फैक्टर्स निकालने हैं, तो है ना यहाँ पे हम एक दिमाग ये लगाते हैं कि जो उसके फैक्टर्स होंगे उसमें 2 की मिनिमम पावर कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम 3। 3 की मिनिमम पावर कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम 1। तो यहाँ 4 चॉइसेस हो गई, यहाँ 2 चॉइसेस हो गई, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 4 × 2 8। 8 अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, और वो बनेंगे कैसे वो भी देख लो ज़रा एक बार, है ना। उससे उससे भी एक रिजल्ट आएगा, क्योंकि पहला आएगा 2⁻0 3⁻0, ये कॉम्बिनेशन जो कि जिसको हम 1 बोलेंगे। दूसरा आएगा 2⁻0 3⁻1। तीसरा आएगा 2⁻1 3⁻0, जिसको हम 2 बोलेंगे। चौथा आएगा 2⁻1 3⁻1, जिसको हम बोलेंगे 6। फिर 2⁻2 3⁻0, फिर 2⁻2 3⁻1, जो कि हो जाएगा 4 × 3 12। 2⁻3 3⁻0, सॉरी, और लास्ट 2⁻3 3⁻1, जो कि खुद आपका 24 ही हो जाएगा 8 × 3। इनको हम ऐसे पेयरिंग कर सकते हैं ना, पहले और दूसरे में से हमने 2⁻0 कॉमन निकाला, तो 3⁻0 + 3⁻1। सिमिलरली बाद के दोनों में से भी सेम चीज़ किया, 2⁻1 3⁻0 3⁻1 प्लस, है ना। ये पूरा प्रोसेस करने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं, पूरा सम ऐसा नहीं बन जाएगा, 3⁻0 3⁻1 भी कॉमन आ जाएगा, तो 2⁻0 + 2⁻1 + 2⁻2 + 2⁻3 इंटू 3⁻0 + 3⁻1, ये ऐसा पूरा सम बन जाएगा ना। ये सारे फैक्टर्स का सम ऐसी फॉर्म में आ गया, बड़ी इंटरेस्टिंग फॉर्म है। तो दो चीज़ें आई यहाँ पे। प्रोडक्ट, जो नंबर ऑफ डिवीजर्स थे वो 8 थे, नंबर ऑफ डिवीजर्स, और जो सम ऑफ डिवीजर्स आया है वो भी रिजल्ट हमने देखा। दोनों को हम समझते हैं ज़रा फॉर्मूले के हिसाब से कि हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। तो ना देखो, यहाँ पे 2 की पावर थी 3, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पहला क्या आया 4, यहाँ 3 की पावर थी 1, दूसरा क्या आया 2। तो आप समझ रहे 4 क्यों आया पहले, क्योंकि 4 चॉइसेस हो गई दो के पास। 2 की पावर मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, और मैक्सिमम 3। 3 की पावर मिनिमम कितनी हो सकती है, 0, मैक्सिमम 1, 2 चॉइस। 4 × 3 इसलिए 4 × 2 इसलिए 8 आ गया। तो इससे एक सबक मिलता है हमें कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी था, अगर नंबर n है और उसमें ऐसे P1 अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ध्यान रहे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अलग अलग प्राइम फैक्टर्स की पावर्स जो हैं वो ऐसे नेचुरल नंबर हैं, अलग अलग, α1 α2 α3। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स इंक्लूडिंग 1 एंड n, 1 और n जो पूरे, मतलब इसमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाओ। टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स कितने होंगे, सब में +1 कर दो। जैसे 2 की पावर 3 था, 3 + 1, 3 की पावर 1 था, 1 + 1 2 आया था, 4 × 2 8 आया था, इसलिए सब में +1 करो, सभी पावर्स में मल्टीप्लाई कर दो, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स आ जाएगा। दूसरा जो इन्होंने ये चीज़ लिखी हुई है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जो चीज़ लिखी हुई है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज इम्प्रॉपर डिवीजर। एक होता है इम्प्रॉपर, एक होता है प्रॉपर डिवीजर। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स, अगर कोई तुमसे पूछे प्रॉपर क्या होगा, तो आप -1 करोगे। यहाँ -2 लिखा हुआ है बेटा, -1 होगा। मैं समझाता हूँ क्या मतलब इस बात का। देखो, इम्प्रॉपर डिवीजर केवल एक होता है, वो है नंबर इटसेल्फ। इसको लेकर ना अलग अलग मिथ हैं, या कह लो कि अलग अलग किताबों में अलग तरीके से लिखा हुआ है इम्प्रॉपर। कई लोग 1 को भी इम्प्रॉपर मानते हैं, बट अगर आप इंटरनेट पे देखोगे, अलग अलग सोर्सेज को रेफ़र करोगे, एनसीईआरटी को रेफ़र करोगे, तो उसके हिसाब से इम्प्रॉपर सिर्फ एक ही होता है, वो है नंबर इटसेल्फ। सेम गोज़ फॉर इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है किसी भी सेट का, वो सेट खुद।
वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी सब जो होते हैं प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर तुमसे कोई पूछे कि इम्प्रॉपर डिवीज़र क्या होता है, द नंबर इटसेल्फ, तो वो -1 कर दो, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर्स आ जाएंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। तो ये आपका 2021 मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको देखिए आप लोग। तो n एक नंबर, एक इंटीजर अपने पास, नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑफ द ये इसके डिवीजर्स की बात हो रही है। 10 की पावर 10, 11 की पावर 11, 13 की पावर 13। देखिए भयानक लग रहा है लेकिन डरना नहीं है। पहले बात तो 10 की पावर 10 को ऐसे लिखो, 2 की पावर 10 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 11 की पावर 11, ठीक है, 13 की पावर 13, नो इश्यूज़। ये आपका नंबर है। इसके 4n+1 टाइप के डिवीजर्स देखने हैं। 4n+1 का मतलब क्या हुआ, देखो 4n+1 टाइप के डिवीजर्स का मतलब ये हुआ, पहली बात तो वो ऑड नंबर होना चाहिए, तो 2 की पावर तो प्रेजेंट होनी ही नहीं चाहिए। देखिए यहाँ पे चॉइसेस कितनी होंगी, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर 10 तक। बट आप जितनी ये सब चॉइसेस होंगी, ये वाली 2 की पावर 1 से लेके 2 की पावर 10, सबको रिजेक्ट कर दोगे। आप इनमें से कोई भी चॉइस नहीं ले सकते, क्योंकि आपको एक 4n+1 एक ऑड नंबर चाहिए। तो यहाँ से तो 2 की पावर 0 ही आएगा। 5 की पावर जो है वो 0 से लेकर 10 तक जा सकती हैं। 11 की पावर जो है वो 0 से लेकर आपका 11 तक जा सकती है। 13 की पावर आपका 0 से लेकर 13 तक जा सकती है। अब थोड़ा चक्कर पड़ेगा। देखो अगर कोई भी नंबर 5 पे एंड करेगा तो वो आपका जो होगा 5 पे एंड करने वाला, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 4n+1 टाइप का हो। वैसे खैर 4n+1 का मतलब हो गया कि 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 दे, ऐसे नंबर की बात हो रही है। 4 से डिवाइड होके रिमाइंडर 1 दे। तो इसमें अब कैसे हम ढूंढें, कैसे हम ऐसे नंबर की बात कर सकते हैं जो 4n+1 टाइप का हो। क्या उसमें 5 का होना ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन में? क्या उसमें 5 के मल्टीप्लिकेशन से कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पता है क्या है, देखो 11, देखो 11 कैसा नंबर है, वो 4n+1 टाइप का नहीं है, 13 है। यहाँ ऐसा हो गया, ये समझिए कि अगर 11 मल्टीप्लिकेशन में आया तो वो नंबर का नेचर बदल सकता है। 11 की अगर एक भी पावर कंट्रीब्यूशन में आई तो वो उसका नेचर बदल सकता है नंबर का। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू रिलेट करता हूँ। देखो इसके पास तो 11 चॉइस हो गई, 5 के पास। 11 का क्या हो जाएगा, वेट अ मिनट, तो 2 की पावर इसमें नहीं लेंगे। 5 की जो पावर्स होंगी ना, देखो आप इसमें हम लोग सोचेंगे कैसे, 5 की पावर तो 0 से लेके 10 तक कुछ भी वेरी कर जाए। 11 की क्या हम सारी पावर एक्सेप्ट कर लेंगे, 13 की क्या सारी पावर एक्सेप्ट कर लेंगे, 5 के साथ भी सेम चीज़ है, क्या हम सारी पावर एक्सेप्ट कर सकते हैं? तो देखो 5 की पावर 0 क्या होगी, 1, 1 इज ऑफ द फॉर्म 4n+1। 5 की पावर 1 क्या होगी, 5, विच इज ऑफ द फॉर्म 4n+1। 4 से डिवाइड होगी, रिमाइंडर 1 देगा। 13 के भी आप कोई भी पावर पिक कर लो, 13 की पावर 0 तो 1 है, 13 की पावर 1 13, 12+1, 13 की पावर 2 169, 168+1। तो इसकी भी सारी पावर्स एक्सेप्टेबल हैं, इसकी भी सारी पावर एक्सेप्टेबल हैं। तो उसकी 11 चॉइसेस, 5 की और 13 की 14 चॉइसेस ये एक्सेप्टेबल हैं। 11 की जो चॉइसेस की बातें होंगी वहाँ दिक्कत होगी। 11 में क्या है कि 11 के अंदर अगर आप 11 की पावर 1 देखोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। 11 की पावर 3 1331, तो वो 4n+1 टाइप का नहीं है। ऐसे ही 11 की पावर 11 भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो यहाँ 12 चॉइसेस होंगी पर 12 की 12 एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, सिर्फ 6 ही एक्सेप्टेबल होंगी। जैसे 11 की पावर 0 वो एक्सेप्टेबल है, 11 की पावर 2 वो एक्सेप्टेबल है, 11 की पावर 4 वो एक्सेप्टेबल है। तो 11 की ये सब पावर एक्सेप्टेबल हैं, तो 6 ऐसे एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। तो 14 इंटू 6 कितना हुआ, 84। 84 इंटू 11 कितना हो गया, 924। तो यहाँ थोड़ा कुछ गड़बड़ है, आई थिंक ये ऑप्शन टाइपिंग में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये 924 होना चाहिए, जो मेरा सोर्स है यहाँ से, जहाँ से मैंने क्वेश्चन पिक किया वो उसमें कुछ एरर है। 924 इसका आंसर होना चाहिए उस लॉजिक से, ठीक है ना। वो यहाँ पे शायद इन्होंने इसमें कुछ गलती कर दी होगी इसकी काउंटिंग वाउंटिंग के अंदर। पर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं वो करते हैं, कोई बात नहीं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं। जैसे आप लोग ये क्वेश्चन देखो,
तो पहले तो ना इसको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स की ये लोग बात कर रहे हैं, तो वो तो सिंपल है। पहले आप इसको प्रॉपरली ब्रेक करो, जानबूझ के ऐसी फॉर्म में दिया हुआ है, प्रॉपरली ब्रेक है ही नहीं है। मतलब इसको लिखो ऐसे 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 ठीक है, 5 की पावर 2 ठीक है, लेकिन 6 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब। तो ये कुल मिला के 2 की पावर कितनी बन जाएगी, 7, 3 की पावर 6 और 5 की पावर 2। तो ये आपका नंबर बन गया। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर सब सिंपल है, 7 + 1 8, 6 + 1 7, 2 + 1 3, 8 × 7 × 3, तो ये आपका 168 हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर। नाउ दैट इज़ इंटरेस्टिंग। पर मैं आप लोगों के लिए परफेक्ट क्यूब मैं कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर आप लोग सोचना खुद से। तो परफेक्ट क्यूब के लिए क्या होगा, 2 की पावर 7 है, 2 की कौन कौन सी पावर हम लोग ले सकते हैं। अगर वो क्यूब होगा तो मतलब तीनों क्यूब होने चाहिए ना, तीनों की पावर्स क्यूब ही होनी चाहिए। तीनों मिलाकर कोई मिलाकर तो क्यूब नहीं बनने वाला, सबकी अलग अलग क्यूब होनी चाहिए कि 2 का क्यूब प्रेजेंट हो, 2 की पावर 6 प्रेजेंट हो। तो 2 के पास क्या क्या चॉइसेस हो सकती हैं, 2 की पावर 0 चलेगी, हाँ 2 की पावर 3 चलेगी, बिल्कुल 2 की पावर 6 चलेगी, उससे बड़ी 2 की पावर है नहीं, 7 से बड़ी। 9 होता तो 9 को पिक करते। 3 की पावर 0 चलेगी, हाँ 3 की पावर 3 चलेगी, हाँ 3 की पावर 6 चलेगी, यस। 5 की पावर 0 चलेगी, हाँ 5 की पावर 3 हो नहीं सकती। तो क्यूब के लिए यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़, यहाँ 3 पॉसिबिलिटी, यहाँ 1 पॉसिबिलिटी। 3 × 3 9 × 1 9। तो परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 9 पॉसिबिलिटी हैं, 9 वेज हैं क्यूब्स क्रिएट करने के, अलग अलग ऐसे डिवाइसेस क्रिएट करने के लिए जो कि क्यूब होंगे। 9 वेज हैं, ठीक है। उनमें सबसे बड़ा क्या होगा, 2 की पावर 6 × 3 की पावर 6 × 5 की पावर 0। परफेक्ट स्क्वायर के लिए अब आप लोग समझ ही गए होंगे, इवन पावर्स होनी चाहिए। जैसे 2 की पावर उसमें क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर 2 की पावर 0 होना चलेगा, हाँ 2 की पावर 2, हाँ 2 की पावर 4, हाँ 2 की पावर 6, हाँ। ऐसे 3 में क्या क्या हो जाएगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4, 3 की पावर 6, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2। तो यहाँ 2 चॉइसेस, यहाँ 4, 2 × 4 8, 8 × 4 32, 32 अलग अलग नंबर ऐसे बन जाएंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 3, तो 3 की पावर 1 तो कम से कम होनी ही चाहिए, उसके अलावा 2 की चाहे कितनी पावर हो, 5 की चाहे कितनी पावर हो। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 15, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 कम से कम होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर डिविजिबल बाय 12, 2 की पावर 2 यानी कि 4 और 3 की पावर 1 कम से कम होना चाहिए। तो सिंपल है, जैसे 12 की बात, 12 वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। 2 की पावर कम से कम 2 होनी चाहिए, तो 2 की पावर 2 हो सकती है, 2 की पावर 3 हो सकती है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। 3 की पावर क्या हो जाएगी, 3 की पावर कम से कम 1 होनी चाहिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। 5 की पावर कुछ भी चलेगी, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। 2 के पास कितनी चॉइस हो गई आपके, 2 के पास कितनी चॉइस हो गई, 6। 3 के पास भी 6, 5 के पास 3, तो 6 × 6 × 3, 36 × 3 कितना हो गया, 108। तो 108 ऐसे डिवाइजर होंगे जो कि 12 से डिविजिबल होंगे, और टोटल डिवाइजर कितने थे, 168। तो बचे हुए 60 ऐसे होंगे डिवाइजर जो कि 12 से डिविजिबल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये है इसमें, ऐसे हमें सोचना होगा। अभी अपना एक पार्ट रह रहा है, मैं आज की क्लास में जो है मैं इस पे मूव ऑन नहीं करूँगा फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स पर, वो मैं ना नेक्स्ट क्लास में सर्कुलर परम्यूटेशन करवाऊँगा आप लोगों को, तो उसी के साथ फॉर्मेशन ऑफ सबसेट को जोड़ दूँगा। तो आज हम लोग जो अभी बचा हुआ समय है वो लगाते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स पे, इस टॉपिक पे। तो मैं आपको ये दिखा ही रहा था कि हम नंबर्स जो डिवाइजर्स जो अलग अलग बनेंगे उनको ऐड करेंगे तो ऐसा एक्सप्रेशन बन रहा है, देख रहे हो, ये बना था। 2 की पावर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, 0 से लेकर 3 तक, तो 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 3 तक का सबका सम। 3 की पावर कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही थी, 0 से लेकर 1 तक, तो 3 की पावर 0 से लेकर 3 की पावर 1 तक का सम, ऐसा हुआ। तो अभी ना इस एक्सप्रेशन को आप लोग ऐसे भी देख सकते हो कि जीपी नाम की चीज़ होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इस सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टाइम पे आप में से कुछ लोगों ने शायद ये पढ़ लिया होगा। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा लेकिन थोड़े दिनों के अंदर बनाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ की, आई थिंक आने वाले 1-2 महीने के अंदर बनाऊंगा, तो तब आप लोग देख सकते हो। पर अगर आप लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में पहले से कहीं जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से रेफर कर रहे हो, पढ़ लिया हो, तो आप जीपी का सम जानते होगे। मैं अभी सीधे फॉर्मूला यूज़ करूँगा जीपी के सम का, वो होता है a × 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, या फिर अभी ज़्यादा अच्छा होगा हम इसको ऐसे लिखें, a × r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। ये जीपी का सम है। जीपी क्या होती है बेटा, जैसे बच्चों इसमें क्या हो गया, 2 की पावर 0 है,
फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो कॉमन रेशियो 2 हो गया यहाँ पर। आर की वैल्यू 2 हो गई, ए की वैल्यू हो गई यहाँ पर 1, फर्स्ट टर्म 1 हो गई, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि यहाँ पे 4 हो गई। तो उस लॉजिक से जो ये सम है ये क्या हो जाएगा, ये सम क्या हो जाएगा आपका, ए है 1, आर है 2, तो 2 की पावर 4 नंबर ऑफ टर्म्स -1/2 -1 इनटू सेकेंड वाला एक्सप्रेशन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है 1 और कॉमन रेशियो है 3, तो 3 की पावर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 2, 2 -1/3 -1, 3 की पावर 2 -1/3 -1। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अभी यहाँ पे समझना कैसे, जो रिजल्ट याद करना है वो कैसे याद करना है। भाई डिवाइज़र की पावर क्या आई, डिवाइज़र की पावर जो हाईएस्ट पावर थी फैक्टराइजेशन में +1, -1 नीचे और नीचे डिवाइज़र -1। डिवाइज़र की पावर 1 थी तो 1 + 1 -1, यहाँ पे डिवाइज़र -1। तो आप खुद देखो उन्होंने रिजल्ट ऐसे ही दिया हुआ है, बाकायदा इसी तरीके से दिया हुआ है। अगर हम किसी नंबर को ऐसे ब्रेक कर पा रहे हैं कि भाई प्राइम नंबर की पावर, पहले प्राइम नंबर की पावर α1, दूसरे प्राइम नंबर की पावर α2, तीसरे प्राइम नंबर की पावर α3, ठीक है, और लास्ट प्राइम नंबर की पावर kth प्राइम नंबर की पावर α k, तो सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा, जैसे पहला प्राइम नंबर p1 है उसकी हाईएस्ट पावर α1 जा रही है, सेकंड प्राइम नंबर जो है वो p2 है उसकी हाईएस्ट पावर α2 जा रही है, तो वहाँ तक का सम जो मैंने पहले लिखा था इन्होंने उसी फॉर्म में लिख के छोड़ दिया है। पर एनीवेज हमको एक सवाल लेते हैं और उसके थ्रू समझते हैं सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होगा। फॉर्मेशन ऑफ सबसेट वैसे कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, हम उसको चाहे तो अभी के आज भी डिस्कस कर सकते हैं, बट नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वरना वो बहुत छोटा हो जाएगा। सर्कुलर परम्यूटेशंस जो है वो कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या सोच रहा हूँ कि सर्कुलर परम्यूटेशंस और परम्यूटेशंस के और कुछ क्वेश्चंस, मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन तो पूरा आपको पढ़ाऊंगा ही, उसके अलावा परम्यूटेशंस के कुछ क्वेश्चंस नहीं हुए हैं एडवांस के डिस्कस, परम्यूटेशंस के आई थिंक कॉम्बिनेशन किसी के, और उसी में फॉर्मेशन ऑफ सबसेट भी करा दूंगा आपको मैं। तो वो अपना जो है ना, जो बहुत भारी भरकम टॉपिक्स हैं जैसे कि डी अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवीज़न, ग्रुपिंग और सिलेक्शन ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स इनटू ग्रुप्स, वो सबसे आपका ये जो है ना काम, वो थोड़ा भारी वाले कंटेंट से पहले वाला काम हो जाएगा एक तरीके से। वो लेक्चर 5 तक आपका जो हल्का फुल्का कंटेंट है वो डिस्कस हो जाएगा, उसके बाद भारी वाला कंटेंट डिस्कस होगा लेक्चर 6-7 के अंदर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। तो इसमें देखो अब क्या होगा, आप लोग एक क्वेश्चन पिक करते हैं, बस उसी को हम लोग लास्ट चीज़ रखते हैं। तो नंबर ऐसे अपना हम लोग ले लेते हैं, नंबर अपना लेट्स से ज़्यादा बड़ा नंबर लेते हैं क्योंकि हम लोग ऑब्जर्व भी कर सकेंगे, 36 या लेट्स से 72 लेते हैं। हम जानते हैं 72 के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे और बहुत आराम से पेयरिंग देख सकते हैं। 172, 236, 324, 418, 612, 8 9, ये डिवाइजर्स हैं ना इसके। तो इन सब का सम कितना होगा, तो बहुत भारी भरकम नहीं है, 172 व 73, 73 और ये 38, ठीक है ना। फिर आपका जो है 3 और 24 27, फिर आपका 4 और 18 22, 6 और 12 18 और 8 और 9 17। तो 73 और 27 कितना हो गया 100, 38 और 22 कितना हो गया 60, 18 और 17 कितना हो गया 35, तो कुल मिला के 195 आ गया सम। अब ज़रा 72 को प्राइम फैक्टराइजेशन से करके देखते हैं। 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसमें क्या होता है 8 × 9, तो 2 का क्यूब और 3 की पावर 2। तो फॉर्मूले के हिसाब से सीधे क्या आना चाहिए, 2 की पावर 3 + 1 -1 नीचे 2 - 1 इंटू 3 की पावर 2 + 1 -1/3 -1। तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 16 - 1 15, और नीचे तो 1 ही है, और इसमें क्या होगा 3 की पावर 3 27 -1 26, 26/3 -1 2, तो 15 × 13, एंड दैट विल बी 195 ओनली। तो ये आपका ऐसे सम 195 आ जाएगा, ठीक है ना। सो लेट्स कीप द वीडियो ओवर हियर ओनली, इतना ही रखते हैं।
तो आज दो चीज़ें हो गई, एक तो ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशंस, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, और दूसरा आपका थ्योरी ऑफ डिवीजर्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशंस और जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ सबसेट करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, आज की क्लास ये आपकी 1 आवर 5 मिनट के अंदर ख़त्म हो गई। नेक्स्ट क्लास भी कोई बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि हालांकि हम सर्कुलर परम्यूटेशन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ सबसेट भी डिस्कस करेंगे, बट वो भी हार्डली फॉर्मेशन ऑफ सबसेट कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। 15-20 मिनट के अंदर उसके क्वेश्चन डिस्कस हो जाएंगे। बट मैं आज की क्लास छोटी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगली क्लास वरना बहुत छोटी हो जाएगी सर्कुलर परम्यूटेशन वाली, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन के साथ फॉर्मेशन ऑफ सबसेट्स को। ठीक है, सो ओके, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। आप लोगों को इसमें जो आज हमने डिस्कस किया उसमें कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी चीज़ पूछनी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। इफ़ यू वांट मी टू मेक वीडियो ऑन एनी अदर टॉपिक और कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, तो भी मुझे बताइए, ठीक है ना। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।